हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने बॉक्सेस जो दे रखे हैं किताब में 9th चैप्टर में उसकी बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट बॉक्स हम लोगों का था सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, वैश्विक उष्णता की, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली थी। अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें कुछ खुशखबरी भी है सारे लोगों के लिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो उसका नाम क्या है? ओजोन अपक्षय। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या है? एक मिनट, सॉरी। तो इसमें क्या है ना, इसको आप ये समझ लीजिए कि ओजोन हमारी एक परत है। ठीक, जब मैं बचपन में था तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं ऐसे सोचता था जैसे ये बना हुआ है कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर एक ऐसे करके परत बनी हुई है, और ये परत क्या करती है, जो हमारे यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसमें जो सबसे खतरनाक रेडिएशन होता है उसको रोक लेती है ना। आपको पता है जैसे एक्सरे होता है ना, तो एक्सरे भी एक तरह की किरणें हैं। एक्स रे, रे मतलब ही किरण होता है। तो एक्सरे में भी अगर आप हड्डी वगैरह का कभी कभी कुछ टूटती है तो हम लोगों को कराना पड़ता है। अगर उसमें बहुत देर तक आपको एक्सपोज किया जाए तो दिक्कत हो सकती है ना। कैंसर क्या होता है कि हमारे शरीर में कभी कभी कुछ तरह की कोशिकाएं जबरदस्ती बढ़ने लग जाती हैं, उसको कैंसर बोलते हैं। तो अलग कैंसर बहुत सारे तरह से हो सकता है। ऐसे ही पराबैंगनी किरणों में भी कुछ खतरनाक रेडिएशन होता है, उसका हिस्सा जो हमें कैंसर कर सकता है। बहुत सारी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और ये होता क्या है, अगर ये लेयर आपकी जो है ना वो कमजोर पड़ जाए, क्या पड़ जाए? कमजोर पड़ जाए, तो क्या हो जाएगा? तो इस लेयर के कमजोर होने की वजह से ये पराबैंगनी किरणें हमारे तक पहुंचने लग जाती हैं और लोगों को समस्या आने लग जाती है। अब इसमें समझिए, जिस तरह से ये एकदम यूनिफॉर्म दिखाया जाता है ना कि एकदम एक बराबर मोटाई की लेयर, ऐसा नहीं होता है। ओजोन लेयर होते क्या है? ऑक्सीजन जानते हैं ना, ऑक्सीजन ओ बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन का एक अणु है, एक परमाणु है। ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बना देते हैं, ये बन जाता है आपका मॉलिक्यूल। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु की जगह अगर ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के एक आपका अणु बना रहे होते हैं ना, तो ये हो जाता है आपका ओजोन। तो जो ओजोन है ना वो वास्तव में ऑक्सीजन ही है, लेकिन उसको हम ऑक्सीजन नहीं बोलते, उसका रूप बदल जाता है, अलग तरह का मॉलिक्यूल हो गया, अलग तरह का अणु हो गया, लेकिन उसका जो घटक है वो एक परमाणु है ऑक्सीजन का ही। तो वहां पर 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं, उसी को हम लोग ओजोन बोलते हैं। और ओजोन लेयर में जब कमी हो जाती है तो हुआ क्या था, ऐसा देखा गया कि 1979 से, कब से? 1979 से 1990 के दौरान लगभग जो हमारी ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन है ना, कि कितना ओजोन होना चाहिए, वो लगभग 5% कम हो गया। कितना कम हो गया? 5%। लगभग 95% रह गया। और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है दुनिया का, वहां पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम था। तो देखा गया कि वहां पर ही समस्या ज्यादा होना स्टार्ट हुई। और इसको हम लोगों ने, जो खुशी की बात है वो ये है कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता साइन हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उसमें पूरे दुनिया एक साथ आई। पूरी दुनिया ने बोला कि हम ऐसे केमिकल्स का प्रयोग करना बंद कर देंगे जिन केमिकल्स की वजह से ये ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? का अपक्षय हो रहा है, क्षय भी बोलते हैं, और डिप्लीशन इंग्लिश में बोलते हैं। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, वो हम कम कर देंगे ऐसे केमिकल्स का प्रयोग। और जब वो प्रयोग पूरी दुनिया ने एक साथ कम किया ना, तो अब ऐसा देखा जा रहा है कि फिर से ओजोन का जो स्तर है वो अच्छा होने लगा है। तो अब ओजोन का जो छेद है उसको बोल सकते हैं कि कम होता जा रहा है। ठीक, तो ये काफी अच्छी बात थी। इसीलिए इतना चैलेंजिंग इशू नहीं है, बट फिर भी क्या सारी चीजें थी, बहुत इंटरेस्टिंग भी, इंपॉर्टेंट भी है। तो समझिए, ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर का होना है। समताप मंडल जानते हैं, सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद से आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तो यहां पर ये एक ऐसे करके लेयर है, दोनों के बीच में लगभग आ जाती है। समताप मंडल का नीचे वाला हिस्से को ही बोल देते हैं, तो ये आपकी आ जाती है ओजोन लेयर। इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, केमिस्ट्री आपने मैं पढ़ाऊंगा कभी, तो क्लोरीन में क्या होता है? फ्री रेडिकल बनता है। ऐसे ही ब्रोमीन, इसमें भी फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, ये हेलोजेंस हैं। अब इनके फ्री रेडिकल की वजह से क्या हो जाता है? ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो जाती है और ये आपका O2 में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक, तो इस रिएक्शन की वजह से ओजोन की जगह ऑक्सीजन बन जाता है और ओजोन कम होने लग जाती है। तो ये फ्री रेडिकल कहां से पहुंच जाते हैं? वहां पर ये फ्री रेडिकल्स पहुंचते हैं हैलोन से। ठीक है, हैलोन। ऐसे ही क्या होता है, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, उनसे भी पहुंचता है। ऐसे ही क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो यही वो केमिकल्स हो गए, हेलेंस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जिनका
यूसेज हम लोग करते थे एयर कंडीशनिंग में, फ्रिज रहता था, तो अभी आप फ्रिजेस खरीदेंगे ना, कोई नया आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा तो उसमें कई बार लिखा रहता है ऊपर ऊपर CFC फ्री। अब तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखा रहता है CFC फ्री, मतलब इसमें CFC का प्रयोग नहीं हुआ है, ये वातावरण के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हुई थी। अब क्या होता था, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया, अभी यही सारी पॉइंट्स को एक एक करके देख लेते, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक, ये आपका क्या है, हेली स्टेशन है यहाँ पर, ये आपका है दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेशन रिसर्च करने के लिए बना रखा है, ये आपका अंटार्कटिका है। ठीक, इसी को जो आपका एक तरह से बोल सकते हैं छठा जो अपना जो महाद्वीप है ना, तो कौन कौन से महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया अलग से पड़ जाता है। इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे की इसकी बात कर देते हैं, जो एक तरह का महाद्वीप है, लैंड मास है लेकिन उधर कोई रहता नहीं है, तो वो आपका हो गया। तो इसी लैंड मास पर यहां पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ने लगा था, किसका, ओजोन लेयर सबसे कम होने की वजह से। ये क्या है, ओजोन लेवल्स किसमें है, डॉप्सन यूनिट्स में। तो ये देखिए कम होते जा रहे थे, कम होते गए कहां तक, 1956 से कम होना स्टार्ट हुआ। पहले इतना ज्यादा कम नहीं था, यहां तक रहा, लगभग 1979 के आसपास से कम हुआ, फिर काफी कम हुआ यहां तक आते आते, उसके बाद से फिर से थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या था, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी 1979 से 90 के बीच में देखा गया, तो लगभग 5% की कमी आ चुकी है, जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर क्या हुआ, ओजोन परत का महत्व क्या है, ओजोन परत सर्वाधिक हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेस, उनको पृथ्वी वायुमंडल में आने से रोक देती है, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह हम लोगों को नहीं होता है, अलग कारणों से की वजह से सकता है, उसकी वजह से भी हो जाता है अदरवाइज। ठीक, अच्छा, कभी आपको पढ़ाऊंगा अल्ट्रावायलेट ए और बी क्या होते हैं, तो वो डिटेल में आपको कभी अलग से बता दूंगा जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो। फिर देखिए, ओजोन परत की कमी के मूल यौगिक क्या क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत खतरनाक होते हैं, इनको बंद कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है ना, ठंडा रखने वाले पदार्थ हैं, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स है। एरोसॉल प्रोपेलेंट्स क्या होता है ये बता देता हूं आपको। आपने देखा ना कभी कभी ऐसे परफ्यूम जब छिड़क रहे होते हैं तो या डीओ वगैरह लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, आप थोड़ा सा प्रेस करते हो और काफी तेजी से जो भी उसके अंदर का कंटेनर के अंदर का मटेरियल है वो भी बाहर आ जाता है, तो उसमें उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट्स। प्रोपेल मतलब धक्का देने वाला, बाहर निकालने के लिए एकदम से धक्का दिया। तो एरोसॉल क्या होता है, तो एक तरह से हवा और लिक्विड जब मिल जाता है ना, तो उसको एरोसॉल बोल सकते हैं। हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर एरोसॉल आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में। बट एरोसॉल प्रोपेलेंट्स क्या है, जो इस तरह की चीज है कि आपने हवा निकली और हवा के साथ ही कुछ और मटेरियल जो अंदर था कंटेनर के वो भी बाहर निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स। तो इसमें भी यूज किया करते थे CFCs का। ऐसे ही क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक्चुअली खुद से उतना प्रॉब्लम नहीं करते थे, लेकिन उस रेट को बहुत तेज कर देते थे, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैटालाइज कर देते थे। कैटालाइज समझ रहे हैं, उत्प्रेरक कर देते थे। उत्प्रेरक का मतलब काम उसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड बढ़ा देते थे, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी इनकी, इसलिए इनको भी हटाना जरूरी था, इनको भी हटा दिया गया। इनका भी काम जो है वो शीतलन और प्रशीतन, मतलब वही ठंडा करने के उद्देश्य से किया जाता है। अच्छा, फिर क्या है, ओजोन परत की कमी के मूल यौगिक क्या क्या है, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी है। हेलोन्स बोलते हैं, ठीक है, जो हेलोजेंस होते हैं ना, उन्हीं से हेलोन्स निकल करके आया है। हेलोजेंस समझ रहे हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारी चीजें आपके हेलोजेन से 7th ग्रुप में आती है। अच्छा, फिर क्या हुआ इसमें, हाँ, जो हेलोजेंस है ना, उनका अग्निशमक जो होते हैं ना यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, इनमें काफी प्रयोग होता है, उसको बुझाने का काम करते हैं, आग को बुझाने में। इनका जो भी बुझाने वाले यंत्र उनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक भी बोलते हैं, अग्निशमन भी बोलते हैं, इनमें यूज होता है, इनको इंग्लिश में बोल देते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। अच्छा, फिर क्या है, ओजोन अपक्षय। ओजोन परत के अपक्षय के प्रभाव क्या क्या है, अधिक परावैंगनी विकिरण आ जाएगा, पृथ्वी की ओर आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, जीवों को क्षति पहुंचते हैं, कैंसर का इम्यून इश्यू आ जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है लोगों को, त्वचा कैंसर है, देखिए लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, और क्या है, ये देखिए कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्किन कैंसर, अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक। तो ये भी देखा जाता है कि अगर परावैंगनी किरणें ज्यादा आ रही है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर क्या है, पादप प्लवक। अब पादप प्लवक तो मुझे हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो भी हमारे नदी तालाब वगैरह होते हैं ना, इसमें बहुत छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, और उन जीवों को उनसे थोड़े बड़े जीव खाते हैं ना। छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, तो छोटी मछली बड़ी मछली तो बहुत बड़ी होगी जो हमें दिखाई पड़ रही है, फाइटोप्लैंक्टन्स हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को छोटे जीव खाते हैं, उससे बड़े जीव उनको खाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है ना, फूड चेन होती है, तो अगर कोई भी एक्वस इकोसिस्टम, एक्वस मतलब कोई जलीय इकोसिस्टम है, उसमें सबसे पहले आने चाहिए फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक। फाइटोप्लैंक्टन नहीं होंगे तो बाकी सारे लोग भूखे रह जाएंगे, क्योंकि वो चेन में सबसे पहले हैं। अब पहले कड़ी ही कमजोर पड़ जाती है अगर परावैंगनी किरणें बहुत ज्यादा पहुंच रही होती हैं।
और इसी वजह से जो एक्वस इकोसिस्टम्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन क्या जो हमारी ओजोन लेयर है। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन को उत्पादन को कम कर देता है तो जलीय जीवों को भी प्रभावित होने लग जाते हैं। ठीक है, समझिए जो सबसे पहला खाने का सोर्स था वही कम पड़ गया, ऐसा हुआ है। और क्या है, स्थलीय पौधों की समृद्धि को भी प्रभावित करता है। तो सारे लोगों के लिए एक तरह से आप समझ लीजिए कि नुकसान वाली चीज है। अच्छा, अब इसी के लिए मैंने आपको बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल जो है एक तरह से कनाडा की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ा शहर है, तो कनाडा में है ये। और यहाँ पर क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसमें जो विकसित और विकासशील, जैसे भारत अभी विकासशील देश है, भारत विकसित देश नहीं बोला जाता है, देशों के द्वारा निम्नलिखित यौगिकों के उपयोग पर क्रमिक प्रतिबंध। क्रमिक प्रतिबंध मतलब ये नहीं कि आप एक ही झटके में बिल्कुल अब यूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज चल रही होती है ना, उन सारे लोगों ने बहुत रिसर्च करके और बहुत पैसा लगा करके कोई काम कर रहे हैं, तो वो अचानक से नहीं शिफ्ट कर रहे होते। उनको पता है कि पूरे पर्यावरण के लिए ये कठिन है, लेकिन उनके लिए भी अचानक से ऐसा काम कर देना बंद कर देना बहुत मुश्किल है। जैसे हर जगह पर कोई भी समाज में जब बड़े स्तर पर परिवर्तन आ रहा होता है तो वो क्रमिक रूप से ही हो पाता है। तो इस परिवर्तन को क्रमिक रूप से लगाया जाएगा, ये बात की गई, बाकी लोगों को एब्जॉर्व करने का टाइम भी मिले, है ना। तो कई बार एकदम से बड़े स्तर पर जब आप झटके से कोई प्रतिबंध लगाते हो तो उसका काफी नुकसान भी होता है, और बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पर क्या था, सोच समझ कर सोचा गया कि हम क्रमिक रूप से प्रतिबंध लगाएंगे और एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अब ये अंतर और राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है जब अंतरराष्ट्रीय अलग अलग देशों की बात करते हैं, कई लोग इसमें राह ऊपर चढ़ा देते हैं, वो गलत हो जाता है, वो फिर उसी देश के अंदर की बात हो जाती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, राह ऊपर नहीं चढ़ाना होता है, अंतरराष्ट्रीय रहता है। ठीक, तो ये भी काफी हिंदी का एक पॉइंट तो जो बता दिया। लेकिन आपको क्या समझ में आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक समझौता था जहां पर बोला गया कि हम ऐसे केमिकल्स को यूज करना बंद कर देंगे क्रमिक रूप से जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत तेज हो रहा है। तो ये किया गया था। इसी में कौन कौन से थे, वही सारे जो हम लोग बात कर चुके हैं। CFCs था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4 होता है ये ऐसे, CCl4। फिर क्या था आपका, हेलेंस थे, कम हानिकारक संक्रमणकालीन रसायन जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये कम हानिकारक खुद में है लेकिन ये स्पीड बढ़ा देते हैं, इसलिए ये भी हानिकारक उस दृष्टिकोण से है। फिर ट्राइक्लोरोएथेन और ब्रोमाइन यौगिक है, ये ब्रोमाइन यौगिक एक्चुअली हेलेंस ही है, तो इन्हीं का पार्ट आ गया। तो ये सारे जो केमिकल्स इनको हम क्रमिक रूप से कम प्रयोग करेंगे। ये कब बात हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, सारे देशों ने माना और उसकी वजह से हमें पॉजिटिव इसका सकारात्मक परिणाम भी देखना मिला। अब चिपको या अपिको, ये हमारा अगला बॉक्स है। बचपन में था तो एक कॉम्पिटिशन हुआ था जीके का, और उसमें आया था चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो मुझे पता था पेड़ों से संबंधित है। करते क्या थे, पेड़ पर जाकर कैसे चिपक जाते थे, उसको चारों तरफ से घेर लेते थे, गले लगा लेते थे पेड़ को। क्यों? क्योंकि जो लोग पेड़ काटने आ रहे हैं वो पेड़ को ना काट पाए, है ना। तो ये जो आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में हुआ था मेनली स्टार्ट, और हिंदी भाषा का शब्द है चिपको। लेकिन इस तरह की चीजें सिर्फ बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग हैं जो लोग प्रकृति को प्रेम करते हैं और पेड़ों को ना काटने जाने की कोशिश करते हैं। तो भारत में एक अपना हिमालयन रेंज में ये सारे जंगलों को बचाने की कोशिश की गई। वैसा ही हुआ हमारे कहां पर, वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका में, वहां पर बोलते हैं अपिको। क्या बोलते हैं, अपिको। अब चिपको और अपिको संयोग है कि अर्थ भी लगभग एक जैसा है। चिपको मतलब ऐसे चिपका लिया, गले लगा लिया, अपिको का भी मतलब होता है हग करना, गले लगाना, ठीक है। तो क्या हुआ था, चिपको आंदोलन जो था वो आपका उद्देश्य क्या था, हिमालय पर्वत में जो वनों का संरक्षण है उसको करना, और वहीं कर्नाटक में अपिको, जिसका कन्नड़ में अर्थ होता है बाहों में भर लिया, ऐसे करके आपने हग कर लिया। ठीक, अच्छा, तो ये किया गया था। क्यों किया गया था, सेम उद्देश्य था। ठीक है, लोग क्या करते थे, देखिए ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें वही है कि पेड़ों को गले लगा लेते थे जब लोग काटने आ रहे हैं कि नहीं आप हमको पहले काट लो लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे, इस तरह की चीजें हुई हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली, पर्यावरण ठीक कैसे करना चाहिए सब कुछ जान लिया, लेकिन किया नहीं। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करके दिखाते हैं, और करना बहुत ज्यादा आगे की चीज है। मतलब आप कितना भी पढ़ लो और आप कुछ नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है, इस तरह की चीजें हैं। तो ऐसे लोगों को से सारे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, और ये लोग पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो हुआ क्या था, 8 सितंबर 1983 की बात थी। सिरसी नाम का एक जिला है, ठीक है, सलकानी वन में, जहां पर वृक्ष काटे जा रहे थे। अब 160 स्त्री और पुरुष और बच्चे ये लोग पहुंच गए। कितने लोग, 160 लोग, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भगाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। मतलब उन्होंने कहा हम तो छोड़ेंगे नहीं, अब इंसान को काटोगे तो जेल भी होगी, है ना। तो जो लोग काटने आए थे उनको क्या हुआ, छोड़ करके जाना पड़ा। और इसी इवेंट में लगभग 12,000 पेड़ जो थे वो बचा लिए गए थे। 6 सप्ताह तक इन लोगों ने ऐसा काम किया कि हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हम तो पेड़ को बचा के ही रखेंगे। तो ये चीज हुई थी, ठीक। अच्छा, तो क्या हुआ, जो स्वयंसेवक थे, जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने वृक्षों को तभी छोड़ा जब वन विभाग के लोग, अभी वन विभाग भी होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी बनते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होती है, काफी अच्छी सर्विस है, मेरे कुछ फ्रेंड सर्विस में है,
और काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करता हूँ तो समझ में आता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वगैरह का। तो होता क्या है कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने उनको ये आश्वासन दिया कि जो वृक्ष हैं वो वैज्ञानिक आधार पर ही काटे जाएंगे, ठीक है, और साथ में जो जिले की वन संबंधी कार्य योजना है हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है, कम से कम यहाँ पर इतने वन रहने चाहिए, उसका पालन करते हुए ही जो चीजें होंगी वो काम किया जाएगा, तब लोग माने। तो यहां पर दिखता है कि सीधे तौर पर कैसे कम्युनिटी ने अपने यहाँ के जंगलों को बचाने की कोशिश की। अच्छा, वृक्षों को बहाव में जब ये विचार था तो इसमें तो था नहीं आपको कुछ मंच लगाना है, माइक लगाना है, टीवी लगानी है, प्रचार प्रसार करना है, यहाँ तो सीधे जाकर के गले लगा लेना है पेड़ को और आप अच्छा काम कर सकते हो। तो इतना सिंपल विचार था, ये और जगह पर भी फैलना स्टार्ट हुआ, खासतौर से नॉर्थ कर्नाटका जो था वहां पर ये सारे विचार फैला, तो आसपास के जिलों में भी ये बात पहुंची और फिर वहां पर भी क्या होने लगा, वनों के संरक्षण को और भी लोग सीधे सीधे तौर पर आगे आने लगे। तो ये सारी चीजें हुई। फिर क्या हुआ, कुछ ही महीनों में आंदोलन जो था वो आसपास के कई जिलों में फैल गया, जो मैं आपको बता चुका हूं। और फिर लोगों ने किस कारण इस आंदोलन की शुरुआत की थी अगर आपसे पूछा जाए तो क्यों की थी, उत्तर कनारा, ठीक है, उत्तर कनारा भी लिखते हैं और एक्चुअली उत्तर जो कनारा है ना उसी को उत्तर कन्नड़ा भी बोलते हैं हम लोग। तो यहां पर एक कागज मिल लगाई गई थी, ठीक है, पेपर मिल्स बहुत पोल्यूट भी करती है, मैं गाजियाबाद में था, वहां पर आसपास पेपर मिल्स थी, वो बहुत ज्यादा पोल्यूट किया करती थी। तो एक ही पेपर मिल के आने से 12 साल के अंदर वहां पर बांस बहुत हुआ करते थे, ठीक है, बंबू बोलते हैं उसको। तो वो थे ना, बांस जो थे वो पूरा विलुप्त हो गए, गायब हो गए, उसने इतना दोहन किया, ठीक है, पेपर बनाने के लिए पूरे बांस खत्म हो गए, बांस से हम लोग पेपर बनाया करते हैं। अब जब बांस खत्म हो गए तो क्या हुआ, लोगों को दिखा कि यहाँ का तो जो पूरा इकोसिस्टम था वही पूरा बर्बाद हो गया, एक तो ये समस्या आ गई। ऐसे कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पहले पेड़ हुआ करते थे, और जो बड़ी पत्ती वाला पेड़ है ना, तो क्या होगा, बारिश होगी तो पहले पत्ती से टकराएगी और पत्ती से टकराने के बाद से जो बारिश का वेग है वो कम हो जाएगा, तो जब जमीन पे पहुंचती थी तो मिट्टी को उतना नुकसान नहीं करती थी, मतलब जो मृदा अपरदन होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता था, इरोजन इतना खतरनाक नहीं होता था कि पूरी मिट्टी निकल के चली जाए। तो वो पेड़ ही नहीं रह गए। अब आपने बांस खत्म कर दिया, बाकी पेड़ खत्म कर दिए, एग्रीकल्चर लैंड बना दिया और आप बाकी भी पेड़ काटते जा रहे हो, तो हो क्या रहा है कि जो प्रत्यक्ष आक्रमण होता था किसका, बारिश का, उससे रक्षा करते थे ये सारे पेड़, अब वो भी समाप्त कर दिए गए। और क्या हुआ, और नई तरह की बीमारियां और कीटाणु जो पहले नहीं पता थे फसलों को वो नुकसान पहुंचाने लगे, तो इस तरह की चीजें होने लगी। तो इन सारी चीजों की वजह से लोगों ने क्या किया कि हम इस आंदोलन को लेकर के आते हैं, उनको ये प्रेरणा मिली। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये निकल करके आया कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो वृक्षों को चिन्हित करने से पहले जो स्थानीय लोग हैं ना, जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनसे आपको क्या करनी होगी, परामर्श लिया जाना चाहिए, ये आपको लेना पड़ेगा। तो इस आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा। साथ ही में अगर कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी मतलब जहां पर कोई जलाशय है, उसके आसपास अगर 100 मीटर के क्षेत्र में कोई पेड़ है तो आप उसको नहीं काटेंगे। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर स्टीप स्लोप होता है, ऐसा रास्ता जा रहा है फिर एकदम से ऐसा है, अब यहां पर कोई पेड़ अगर लगा हुआ है मान लीजिए, ठीक, तो इस पेड़ को आप नहीं काटेंगे। क्यों, अगर 30 डिग्री या उससे ज्यादा की स्लोप पर है तो क्या करता है ना, पेड़ जो होता है वो मिट्टी को बांध करके रखता है, तो बारिश में वो एकदम से वहां पर मिट्टी खिसक नहीं जाएगी, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन तो बचेगा ही बचेगा, आसपास की जो नीचे की प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी घर हो तो वहां पे मिट्टी एकदम चली जाएगी तो घर को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह की चीजें भी नहीं होंगी, है ना। तो ये इसको रोकने के लिए क्या बोला गया था कि अगर आप जलाशय है तो उसको 100 मीटर के आसपास के क्षेत्र में क्या करोगे, वहां पर पेड़ नहीं काटोगे, और साथ में 30 डिग्री या अधिक ढलान है तो उस पर जो वृक्ष है उनको नहीं काटा जाएगा। बाकी जगह भी अगर आपको काटना है तो वहां की जो स्थानीय लोग उनसे परामर्श करना पड़ेगा। अभी मुंबई में भी एक केस चल रहा था बहुत दिन से, वहां के भी कुछ रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश की, तो इस तरह की चीजें भी हुई। अब आ जाते हैं हम लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी हमारा अगला बॉक्स है, इसको भी डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।